नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी है बहू तूने मेरी बेटी का मायका छुड़वाया है, भगवान तेरा मायका तुझसे छुड़वाएगा। बहू तूने मेरी बेटी का मायका आना छुड़वा दिया है। देखना तू भी एक दिन अपने मायके को तरसेगी, तुझे मेरी हाय लगेगी। आज ये शब्द मधु के कान में गूंज रहे थे। जब से उसकी भाभी ने उसे उसके मायके से निकाला है, तब से बस यही शब्द हथौड़े की तरह उसके दिल और दिमाग पे ज़ोर ज़ोर से लग रहे थे। एक पल भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि उसके भाई ने भी उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की। वो तो इस बात को कब का भूल गई थी, या यूँ कहे कि उसने तो इस बात पर कभी ध्यान भी नहीं दिया था। उस समय भी नहीं जब सास ने मरते समय उसे ये शब्द कहे थे, पर आज जो उसके मायके में हुआ उसके बाद अपने आप ही अपनी सास के कहे ये शब्द उसे याद आ गए। दरवाज़ा खोलकर घर में प्रवेश किया ही था कि सामने अपनी सास की तस्वीर को देखकर वो वही दरवाजे पर ठिठक गई। अपने आप ही आंखों में आंसू बहने लगे। आज अपने आप ही एहसास हो गया कि एक माँ के दिल को दुखाकर उसकी हाय को लेकर उसने क्या हासिल किया है। जब वो शादी होकर इस घर में आई थी, तब एक बड़ा ही खुशहाल परिवार मिला था उसे। घर में ज़्यादा लोग नहीं थे, पर जो थे वो भी हंसमुख स्वभाव के थे। सास श्यामा जी, पति मयंक और एक शादीशुदा ननद गरिमा, जो 15-20 दिन में एक बार मायके के चक्कर लगा जाती थी। पर मधु तो उन दो लोगों के परिवार में भी खुद को एडजस्ट नहीं कर पाई। वो तो ससुराल में अपना एक छत्र राज चाहती थी, जो सास के रहते तो संभव नहीं था। उसे अपनी ननद गरिमा का आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। गरिमा के ससुराल की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए मधु को लगता कि गरिमा तो यहाँ जब भी आती है कुछ ना कुछ लेने के लिए ही आती है। मेरे पति तो अकेले कमाने वाला व्यक्ति है, वो कब तक कोल्हू के बैल की तरह इनका घर भरता रहेगा। ऊपर से कहीं ऐसा ना हो कि अपनी बेटी की स्थिति को देखते हुए सासू माँ अपना सब कुछ बेटी को ही दे दे। बस उसके मन में यही पाप घर कर गया था। इसलिए जब भी गरिमा ससुराल से मायके आती तो मधु पूरे दिन मुंह फुलाकर रहती, ना हंसती, ना मुस्कुराती और ना ही ठीक से उससे बात करती। यहाँ तक कि अपना काम निपटा कर जाकर अपने कमरे में बैठ जाती। लेकिन जब गरिमा वापस अपने ससुराल रवाना होती, उस समय ज़रूर बाहर आकर खड़ी हो जाती, ये देखने के लिए कि श्यामा जी गरिमा को क्या क्या दे रही है। एक दो बार तो गरिमा ने उससे बात करने की कोशिश भी की, पर मधु ने जवाब तक नहीं दिया। तो गरिमा अपने आप ही आती और अपनी माँ से मिलकर चली जाती। पर इतना तो गरिमा को भी समझ में आने लगा था। धीरे धीरे मधु मयंक के कान भी भरने लगी, लेकिन मयंक तो हंसकर उसकी बात टाल देता था। जब मधु ने देखा कि मयंक पर उसकी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा, तो उसने अब दूसरा तरीका अपनाया। अब जब भी गरिमा मायके आती तो उसके जाने के बाद मधु मयंक के सामने रोना शुरू कर देती और हमेशा बहाना ये बनाती कि मेरी फ़लानी चीज़ गुम हो गई है, ज़रूर गरिमा जीजी लेकर गई होगी। मयंक मधु को बहुत समझाता, लेकिन वो थी कि समझने का नाम ही नहीं लेती। कहते हैं ना कि जब बार बार एक ही बात कही जाए तो कुछ तो असर होता ही है। यही हाल अब मयंक का होने लगा था। वो धीरे धीरे मधु की बातों में आने लगा था। उसे भी लगने लगा था कि गरिमा के आने के बाद ही क्यों सामान गायब होता है। क्या सचमुच गरिमा सामान उठाकर ले जाती है? शक का कीड़ा धीरे धीरे कुलबुलाने लग गया था। लेकिन ये कीड़ा उस दिन बड़ा हो गया जिस दिन गरिमा श्यामा जी से मिलने आई। उस दिन मयंक और मधु दोनों ही घर पर नहीं थे। गरिमा आई और श्यामा जी से मिलकर चली गई। जब शाम को वो दोनों लौटे तो श्यामा जी थोड़ी उदास थी। तब मयंक ने पूछा, क्या बात है माँ, क्यों परेशान हो रही हो? तब श्यामा जी बोली, आज गरिमा आई थी, परेशान लग रही थी। श्यामा जी की बात सुनकर मयंक बोला, क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा, आपने पूछा नहीं? उसकी बात सुनकर श्यामा जी ने लंबी सांस भरते हुए कहा, कह रही थी कि दामाद जी को छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उसी में थोड़ी परेशानी हो रही है, पर क्या परेशानी है वो नहीं बताया। कहीं ऐसा ना हो उसे पैसों की ज़रूरत हो और मेरे सामने बोल ना पाई हो। अभी मयंक और श्यामा जी बातें कर ही रहे थे कि मधु अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मयंक कमरे में आया तो देखा मधु ने पूरा कमरा बिखेर रखा था, पलंग पर उदास होकर बैठी हुई थी। ये देखकर मयंक ने कहा, क्या हुआ मधु, ये कमरा क्यों फैला दिया और ऐसे उदास होकर क्यों बैठी हो? उसकी बात सुनकर मधु अपने आंखों में आंसू लाते हुए बोली,
मेरा सोने का मंगलसूत्र नहीं मिल रहा। मैंने यही ड्रेसिंग पर रखा था। चोरी हो गया, ज़रूर मंगलसूत्र चोरी हो गया। ये क्या कह रही हो? भला मंगलसूत्र घर में से बाहर कैसे जाएगा? मयंक ने कहा तो मधु खड़े होते हुए बोली, क्या आपको नहीं पता हार घर के बाहर कैसे जाएगा? आज भी तो आपकी प्यारी गरिमा जीजी यहाँ पर आई थी। थोड़ा तो दिमाग लगाओ कि वो हमारे जाने के बाद ही क्यों आई। ज़रूर वही मेरा मंगलसूत्र यहाँ से चुरा कर लेकर गई है। बस करो तुम, ज़रा ढंग से देखो, यही कहीं होगा। और तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो कि सोने के मंगलसूत्र को यूं ही ड्रेसिंग पर रखकर चली गई? भला सोने चांदी की चीज़ें कोई इस तरह घर में खुला रखता है क्या? मयंक ने मधु को डांटा तो मधु उल्टा मयंक को सुनाते हुए बोली, अपनी बहन के अपराध को मेरे सिर मत डालो। उसके अपराध को मेरी लापरवाही का नाम मत देना। आज के बाद खबरदार वो इस घर में आई तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अभी मधु और मयंक लड़ ही रहे थे कि श्यामा जी दरवाजे पर आ गई। उन्होंने सब कुछ सुन लिया। वो मधु को समझाते हुए बोली, पर गरिमा तो इस कमरे में आई ही नहीं। वो तो मेरे कमरे में ही आई थी और मेरे कमरे से ही चली गई। भला वो क्यों चोरी करेगी? मुझे नहीं पता। अरे अपने पति के व्यापार को शुरू करने के लिए पैसों की ज़रूरत होगी, इसलिए वो मेरा मंगलसूत्र चुरा कर ले गई ताकि उसे बेचकर अपने पति का व्यापार शुरू करवा सके। मधु अभी श्यामा जी से ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी। उसकी ये बात सुनकर श्यामा जी बोली, चुप कर बहू, कुछ भी बोले जा रही है। मैं जानती हूँ मेरी बेटी ऐसी नहीं है। कहकर श्यामा जी अपने कमरे में चली गई। उस दिन घर का माहौल बड़ा ख़राब रहा। घर के ऐसे माहौल और गरिमा पर लगे इल्ज़ाम के कारण श्यामा जी की तबीयत अब थोड़ी ख़राब रहने लगी। उनकी ऐसी तबीयत के कारण मयंक ने गरिमा को फ़ोन लगाया ताकि गरिमा आकर उनसे मिल जाए तो उनकी तबीयत में थोड़ा बहुत सुधार ही आ जाए। तब उसे पता चला कि गरिमा के पति ने एक छोटी सी परचूनी की दुकान खोली है। मयंक ने बिना ये जाने कि उसे दुकान के लिए पैसे कहाँ से आए सीधा सीधा गरिमा को सुनाना शुरू कर दिया। जीजी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप अपने ही घर पे चोरी करोगे? शर्म आने की बात है। आपने अपनी ही भाभी का मंगलसूत्र चुरा लिया और उसे बेचकर अपने पति की दुकान खुलवा दी। आज के बाद इस घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद है। अब कभी इस घर में कदम मत रखना। बिना गरिमा की बात सुने मयंक ने फ़ोन रख दिया। मयंक इतनी ज़ोर से फ़ोन पर चिल्ला रहा था कि आवाज़ श्यामा जी तक पहुंच रही थी। वो बार बार मयंक से कहती रही कि गरिमा ऐसी नहीं है, तुझे कोई गलत फहमी हुई है, लेकिन मयंक को सुनने को तैयार ही नहीं था। माँ, मधु हमेशा कहती थी कि गरिमा जीजी जब भी यहाँ आती उसका सामान गायब हो जाता है, पर मैं उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन अब ये क्या है, मंगलसूत्र चोरी हुआ, उसके तीसरे दिन ही जीजा जी की दुकान खुल गई। इतनी जल्दी पैसा कहाँ से आ गया? हम भी अनाज खाते हैं, इतनी अक्ल तो हम में भी है कि ये समझ में ना आए कि पैसा कहाँ से आ रहा है। इससे पहले श्यामा जी कुछ कहती मधु बोली, मुझे तो पहले से ही पता था जीजी की नीयत सही नहीं है, पर मुझे ही हर बार गलत ठहरा दिया जाता था। माँ, मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी है। कहकर मयंक अपने ऑफिस के लिए रवाना हो गया। आखिर आधे घंटे बाद ही गरिमा वहाँ पहुँच गई। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाती रही लेकिन मधु ने दरवाज़ा तक नहीं खोला। श्यामा जी बाहर निकल आई तो मधु उन्हें ज़बरदस्ती खींचती हुई उनके कमरे में ले गई और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। आखिरकार थक हार कर गरिमा वापस आ गई। उसने मयंक को भी खूब फ़ोन लगाया लेकिन मयंक ने उसका फ़ोन तक नहीं उठाया। ये बात उसके ससुराल वालों को भी पता चल गई। इस कारण से उन्होंने गरिमा को दोबारा मायके कभी जाने ही नहीं दिया। लेकिन इस सब के बाद श्यामा जी की तबीयत खराब रहने लगी थी। उन्हें इस बात का सदमा लग चुका था कि उनकी बेटी का मायका हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था। अब उनका बीपी हाई रहने लगा था। शरीर में चुस्ती बिल्कुल नहीं बची थी। अब तो ये आलम हो चुका था कि वो मुश्किल से ही खड़ी होकर चल पाती थी। एक दिन दोपहर में मयंक ऑफिस में था। उस समय मधु अपने कमरे में थी। इधर श्यामा जी को बहुत ज़ोर से प्यास लगी लेकिन देखा तो जग में पानी ही नहीं था। वो जैसे तैसे खुद को संभालती हुई रसोई की तरफ जा ही रही थी कि अचानक मधु की हंसी की आवाज़ आई। धीरे धीरे अपने आप को घसीटते हुए वो मधु के कमरे की तरफ गई तो वहाँ हो रही बातों को सुनकर वो चौंक गई। मधु किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। अरे, मैंने तो इस ननद नाम के झंझट से ही छुटकारा पा लिया। ठीक है, बहुत पापड़ बेले हैं मैंने, यहाँ तक कि नाटक भी करना पड़ा। अरे, अपना सोने का मंगलसूत्र तक मुझे छुपाना पड़ा। आखिर साबित करना पड़ा कि चोरी ननद ने ही की है।
लेकिन अब मैं चैन की बंसी बजाती हूँ। ये सुनना था कि श्यामा जी के हाथ से जग गिर गया। जग की आवाज़ सुनकर मधु अपना फ़ोन बंद कर बाहर आई। वह श्यामा जी को खड़ा देखकर उसके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी। उसने हाथों को नचाते हुए कहा, कैसे साबित करेंगी आप? आपके बेटे के सामने तो साबित हो चुका कि आपकी बेटी चोर है। वो तो आपकी बातों में आने वाला नहीं है। उसकी बात सुनकर श्यामा जी गश खाकर गिर गई। जब आँख खुली तो अपने आप को उन्होंने अस्पताल में पाया। मयंक वही था। उसे देखकर श्यामा जी अपनी लड़खड़ाती ज़बान से बोली, मेरी बेटी बेगुनाह है। पर मयंक कुछ नहीं बोला। तभी अचानक उनकी नज़र मधु पर पड़ी। उसकी तरफ अपने कांपते हाथों की उंगली को दिखाते हुए अपनी लड़खड़ाती ज़बान से श्यामा जी बोली, तूने मेरी बेटी का मायका छुड़वाया है ना? भगवान तेरा मायका भी छुड़वाएगा। तुझे मेरी हाय लगेगी। कहते कहते अचानक श्यामा जी को दिल का दौरा पड़ा और वो उसी समय स्वर्ग सिधार गई। मयंक गरिमा को ही सबका जिम्मेदार मानता था। इस कारण से उनके अंतिम दर्शन तक गरिमा को नहीं करने दिए गए। अपनी माँ के अंतिम दर्शन के लिए रोती चित्कारती अपनी ननद अचानक याद आते ही मधु फूट फूट कर अपनी सास की तस्वीर के सामने रोने लगी। मधु, तुम रो मत, जाने दो। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें घर में आने नहीं दिया ना, तो कोई बात नहीं, ये घर तो तुम्हारा है। अचानक मयंक की आवाज़ सुनकर मधु अपने आंसू पोंछते हुए उसकी तरफ देखने लगी। मन में एक हुक सी उठी कि मयंक को सब कुछ सच सच बता दे कि उसने गरिमा के साथ क्या क्या किया। गरिमा बिल्कुल निर्दोष है। पर फिर याद आया कि मायका तो छूट चुका। कहीं ये सब सुनने के बाद मयंक गुस्सा होकर उससे नफ़रत करने लगा तो वो तो कहीं की भी नहीं रहेगी। आखिर उसने चुप रहना ही ठीक समझा। जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दिया। पिछली बार लालच के पीछे सच को छुपा दिया गया था, इस बार डर के पीछे सच को छुपा दिया गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।